हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो सकती है एक यूनिट एरिया से। लेट्स सपोज हमारे पास एक सीट है और उस सीट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास हो सकती है उसके नॉर्मल से, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, जैसे लेट्स सपोज आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेट्स सपोज जा रही है और इसके बीच में मैं एक एरिया ले लेता हूं। दिस इज एरिया, ये एरिया है। और इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास हो रही है। देखो, कोई भी एरिया होता है तो उसका जो नॉर्मल होता है, तो इसका मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। ये इसका नॉर्मल है परपेंडिकुलरली, इसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है इस यूनिट एरिया से, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, तो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? देखो, मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये एरिया है, तो दोनों के बीच का अगर मैं एंगल देखूं तो लेट्स सपोज थीटा एंगल है दोनों के बीच। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैं उसी डायरेक्शन में रिजॉल्व अगर कर दूं, आपको रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर आपको पता है। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये एरिया वेक्टर, तो इसको इधर साइड रिजॉल्व करूंगा तो थीटा की साइड आपको पता है जब रिजॉल्व करते हैं किसी को तो ये ई है, तो इसको क्या बोलेंगे? ई कॉस थीटा, दिस इज ई कॉस थीटा। ये वेक्टर आ गया ई कॉस थीटा, ये है ए। तो जो ये फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, फ्लक्स इक्वल टू होता है यानी ई कॉस थीटा ए, और ये ई है ए है, इसको मैं ये लिख सकता हूं। देखो, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, क्योंकि ई डॉट ए इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू यूनिट एरिया। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है एक यूनिट एरिया से, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कब हो सकती है पर यूनिट एरिया से, और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया से कब पास हो सकती है, उसके दो केसेस होते हैं। केस फर्स्ट, देखो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ना वो थीटा पे डिपेंड कर रही है कि हम एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रख रहे हैं। तो देखो, अगर थीटा की जो वैल्यू है वो होगी 0। अब इमेजिन करो कि देखो 0 कब होगी, जब इसका यूनिट वेक्टर और एरिया सेम डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। और cos 0 कितना होता है? 1। तो फाई की जो वैल्यू है उस समय मैक्सिमम होगी, ई ए होगी। पहली चीज तो ये समझ आ गई, यानी जब हमारे पास सीट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में होगी, मतलब उसका नॉर्मल ये सीट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्ट ऐसे पास हो रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास होगी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है पर यूनिट एरिया से, यानी ई डॉट ए। दूसरा केस सेकंड, देखो, जब थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास अगर 90 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कब होगी? किस किस के बीच? उसके नॉर्मल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी ये है इसका नॉर्मल, ये सीट है, इसका नॉर्मल ये है, और इसका नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, तो इस एरिया से ऐसे ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, नॉर्मल ये है। यानी जो एंगल होगा दोनों के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, यूनिट वेक्टर एरिया इधर साइड है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो जब cos 90 और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो उस समय जो फाई होगा वो हमारे पास 0 होगा, यानी मिनिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें पता चल गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता चल गया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो केसेस हमें पता चल गए कि मैक्सिमम कब होता है किसी
प्लेन शीट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब पास हो सकती है पर यूनिट एरिया से, और मिनिमम कब पास होती है। अब बात करते हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम में क्या बोलता है। सबसे पहले गॉस लॉ को मैं एक्सप्लेन करूं कि जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ बोलता क्या है। देखो गॉस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस अगर है, क्लोज सरफेस मतलब बंद सरफेस है, और उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, Q1 चार्जेस है, Q2 चार्जेस है, Q3 चार्जेस है, तो ऑब्वियसली सी बात है उस सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी होगी। एग्जांपल बता देता हूं, लेट्स सपोज मेरे पास ये क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर Q चार्जेस है, तो ऑब्वियसली सी बात है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअसली बाहर जा रही होंगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर जा रही होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा। तो किसी भी क्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जैसे मैंने अभी बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया से, ये भी तो एक एरिया है, सरफेस एरिया है क्लोज, तो उस क्लोज सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास हो रही है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है मतलब कितना फ्लक्स है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो गॉस लॉ बोलता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस पे, वो हमेशा 1/ε टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज। यानी जो टोटल फ्लक्स इनक्लोज होता है, टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, वो हमेशा होता है 1/ε इनटू टोटल चार्ज। ये है गॉस लॉ। मैथमेटिकली इसको अगर लिखे, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, देखो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। इसका क्या मतलब है, देखो लेट्स सपोज मैं यहां पे एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेता हूं, ये पूरा सरफेस एरिया ऐसे एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेता हूं और उसको नाम देता हूं ds। पूरा सरफेस एरिया ऐसे छोटा सरफेस एरिया लिया ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है E, यानी E डॉट ds, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू कितना, यानी ये फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε इनटू Q टोटल चार्ज। दिस इज मैथमेटिकल टर्म्स। E डॉट ds इक्वल टू 1/ε इनटू Q, 1/ε टाइम्स इनटू Q इनक्लोज। अगर यहाँ पे जितना भी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस भी है तो सबको ऐड करके फिर Q इनक्लोज आ जाएगा। अब इसको प्रूव कर लेते हैं कि यार ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ। जो गॉस लॉ है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखो अगर इसको वेरीफाई करते हैं तो लेट्स सपोज मैं बोलता हूं कि ये जो स्फीयर था इसमें Q चार्ज था और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो R थी, यानी लेट R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर और R जो है उसकी रेडियस है और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोला है, देखो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds उसका एरिया, छोटा सा एरिया। टोटल एरिया कैलकुलेट करना होगा तो उससे पहले करेंगे E सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, यानी हमें पहले इस पॉइंट पे ये r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, और किसी डिस्टेंस पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है Q/4πε, और डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक r², और इस वैल्यू को यहां पे पुट कर लेंगे। जैसे इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/Q/4πε r² सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds,
और जो यहाँ पे ds लेना पड़ेगा वो पूरा सरफेस एरिया लेना पड़ेगा स्फीयर का, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है इसका सरफेस एरिया 4πr², यानी हम ds की जगह 4πr² रख सकते हैं। तो अगर इसकी जगह हम 4πr² रख सकते हैं तो हमारे पास आएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू जाएगा Q/4πε r² इंटू 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या E डॉट ds इक्वल टू Q/ε। यानी हमारे पास जो फाइनल कंक्लूजन आएगा वो आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q/ε। दिस इज गॉस लॉ। देखो Q/4π r² से r², 4π से 4π, तो Q बचा है और एप्सिलॉन बचा है। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ।